वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे डेली प्रैक्टिस सेट में दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को तो डिस्कस करते ही हैं, साथ में जो स्टैटिक जीएस पोर्शन है उसको भी लेते हैं और करंट अफेयर भी उसके साथ में हम देखते हैं। तो एमसीक्यू, करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस को कवर करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, हाउ मेनी स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरीज हैव ओवर 33% ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अनुसार कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। देखिए, जब हम 33% फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करते हैं तो ये जो प्रोविज़न है वह जो फॉरेस्ट पॉलिसीज थी 1988 की, उसमें ये बात रखी गई थी कि कम से कम 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो अच्छे जो है वो इकोसिस्टम के लिए, तो 33% का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वहीं से आया है। तो भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल जो है वन आच्छादित है, वो कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 17 राज्य। तो जो 2021 की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार 17 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% जो है वह वन आच्छादित है। ठीक है, अब हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि जो 2021 की इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसमें और सब बातें क्या थी। तो रिपोर्ट का जो पहला पॉइंट है कि देश में कुल वन और वृक्षावरण, ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर, टोटल की बात कीजिए, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों की बात कीजिए, वन और वृक्षावरण, ये था 24.62%। अगर हम इसको एरिया में देखें तो 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए, आपको याद क्या करना है, ये जो परसेंटेज है वो इसको याद रखना है, ठीक है, 24.62%। आप पहली लाइन में ये देख रहे होंगे कि पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, तो वर्तमान में जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेंद्र यादव, और उन्होंने ही 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 को प्रस्तुत किया था। और उसके अनुसार उस रिपोर्ट में क्या आया, देश में कुल जो फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है वो है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज के टर्म में है 24.62%। तो ये जो 24.62% है आपको याद रखना है। अब हम इसमें जो है केवल फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें तो वो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, और परसेंटेज में कितना है 21.71%। अब इसी क्रम में ट्री कवर की बात कर लेते हैं तो देश में जो टोटल ट्री कवर है वो है 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज क्या हो जाएगा 2.91%। और ये जो 2.91% आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, ये है इसका और इसका अंतर। तो 24.62% में से जब आप 21.71% निकालेंगे तो 2.91% आएगा, और ये जो 2.91% है वो है ट्री कवर, मतलब कि वृक्षावरण। तो अपने देश में अगर आपसे ट्री कवर पूछा जाएगा, ट्री कवर कितना बताएंगे आप, 2.91%, और स्क्वायर किलोमीटर में अगर बात की जाए तो 95,748 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात की जाती है कि इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, तो इंक्रीमेंट क्या हुआ, ठीक, वृद्धि कितनी हुई उसकी बात कर लेते हैं। तो 1540 वर्ग किलोमीटर, मतलब 2019 की तुलना में, 2019 की तुलना में ये जो है 1540 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण में, मतलब जो फॉरेस्ट कवर हमारे देश का जो बढ़ा है 2021 की रिपोर्ट में 2019 की तुलना में वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है, और परसेंटेज के टर्म में बात करेंगे तो 0.22%। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है, ठीक है, और हम इसकी जो तुलना कर रहे हैं 2019 से कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट कब की है, 2021 वाली रिपोर्ट है। इसका मतलब 2 साल पहले की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वो हर 2 साल में आती है, और कोई भी रिपोर्ट अगर
साल में आती है तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाइनियल, ठीक है। तो 2 साल में ये आने वाली रिपोर्ट है, और रिपोर्ट के आने के क्रम में इसका कौन सा है, ये 17वीं रिपोर्ट है, ठीक है। कौन सी है, 17वीं रिपोर्ट है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर मैं इस तरीके से पूछूं कि 16वीं रिपोर्ट और 17वीं रिपोर्ट में अगर तुलना किया जाए और उसमें पूछा जाए कि फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप भी यहाँ यही उत्तर देंगे, क्या देंगे, 1540 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो या परसेंटेज में बोल दीजिए 0.22%। तो ये हो गया फॉरेस्ट कवर। अब इसी के साथ में जो है वृक्षावरण या ट्री कवर की बात कर लेते हैं। तो वृक्षावरण में वृद्धि जो है 721 स्क्वायर किलोमीटर या 2019 की तुलना में 0.76%। तो इन्वायरमेंट और पारिस्थितिकी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो भारत ने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2019 की तुलना में हमारे यहाँ जो है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों में वृद्धि हुई है। अब चलते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। अगला ये है मैंग्रोव से रिलेटेड, ठीक। मैंग्रोव वेजिटेशन आप लोग जानते ही होंगे कि ये खास तौर से जो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है वहाँ पे बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। और भी क्षेत्रों में मिलते हैं, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देश में कुल मैंग्रोव वन जो है वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और वृद्धि जो है 17 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र की हुई है, ठीक है। तो अगर 2019 से और 2021 की तुलना किया जाए तो 17 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया मैंग्रोव वन क्षेत्र का बढ़ा है। और टोटल एरिया कितनी है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्यों की बात कर लें तो पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल। जैसा कि मैं बता रहा था कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो बहुतायत मात्रा में मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, और वहाँ पे परसेंटेज कितना है, 42.33%। दूसरे नंबर पे गुजरात है, वहाँ पे 23.54% है। तीसरे स्थान जो है अंडमान निकोबार का है, यहाँ पे परसेंटेज है मैंग्रोव वेजिटेशन का 12.34%, ठीक। तो तटीय क्षेत्रों में ये वेजिटेशन पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, ये हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वाले राज्य कौन से हैं। तो पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 77,493 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे एरिया है 688 स्क्वायर किलोमीटर। और तीसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़, 55,717 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसी क्रम में जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है और इसी क्रम में जो है सबसे कम वन क्षेत्र वाला भी राज्य आपसे पूछा जा सकता है। तो जो टॉप 3 के हैं उसको हम याद रखते हैं। तो पहले स्थान पे हरियाणा है, वहाँ पे 1603 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा स्थान जो है पंजाब का 1847 स्क्वायर किलोमीटर, और तीसरा जो है वो गोवा है, ठीक, 2244 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप के प्रश्न की। तो तीसरे टाइप का प्रश्न ये है कि वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य, ठीक है, जिसमें इंक्रीमेंट, जिसमें वृद्धि जो हुई है। तो टॉप मतलब कि सबसे ज़्यादा वह कौन सा राज्य है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो इसको भी याद रखिए। तो पहला स्थान जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे जो इंक्रीमेंट है 647 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 647 स्क्वायर किलोमीटर जो है आंध्र प्रदेश में वनावरण जो है वो फॉरेस्ट कवर जो है आपको देखने को मिलेगा वृद्धि में। तेलंगाना जो है दूसरे स्थान पे है, यहाँ पे वृद्धि जो है 632 स्क्वायर किलोमीटर की है। और तीसरे स्थान पे उड़ीसा 537 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो है टॉप 3 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। अब सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है। अगर परसेंटेज में देखिए, यहाँ पे जो था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बात बोली जाती है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला, ठीक है। तो ये जो है स्क्वायर किलोमीटर में हम एरिया वाइज बात किए हैं। अब हम बात करेंगे परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज जो है वो कौन से राज्य हैं, तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज भी हमें याद रखना है, 84.53%। दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है 79.33%। तीसरा स्थान जो है मेघालय का 76.0%, ठीक है। तो ये जो है वो टॉप 3 के जो है जहाँ पे परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
और मेघालय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, तो 1974 में, ठीक, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की अगर बात किया जाए, ठीक, तो ये हुआ था पौंडीचेरी में। कहाँ पे? पौंडीचेरी में। अब ये बात आज इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वो वास्तव में क्या, मतलब वो उनका रोल क्या होता है। तो देखिए, अगर जैसे मान लिया कि ये जो है ये फार्मलैंड है, ठीक है, ये है फार्मलैंड मतलब कृषि क्षेत्र। तो और कृषि क्षेत्र में कौन रहेगा? कृषि क्षेत्र में रहेंगे फार्मर मतलब कृषक, ठीक है, किसान। अब ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अच्छा हिंदी में भी इसी है, तो एग्रीकल्चर साइंस सेंटर की अगर बात करें, ठीक, कृषि विज्ञान केंद्र। अब इसके ऊपर एक और हम इंस्टीट्यूट रखेंगे, वो रखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए, जो फार्मलैंड, जो कृषि क्षेत्र जहाँ पे कृषक हैं, वो जो है वो कांटेक्ट करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, अपनी समस्याएं बताते हैं, और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ठीक, वो अपनी रिपोर्टिंग देते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। अब ये जो है वो इंटीग्रेटेड वे में काम चलता है, और किसानों को जो है किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए और किस तरह के उन्नत किस्म चाहिए बीजों का, ये सारा जो रिसर्च है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है, ठीक। तो ये जो है वो आप फ्लो जो है वो याद रखिएगा। तो ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो मीडिएटर का काम करते हैं, किसके किसके बीच में? किसानों के बीच में और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे जो प्रश्न ये है कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा पौंडीचेरी। अगला जो है प्रश्न, इसमें जो है दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, ठीक है। एक तरफ जो है वैज्ञानिक का नाम है और दूसरी तरफ उनका एरिया। तो बीरबल साहनी का संबंध जो है वो पेलियो बॉटनी से है, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। केसी मेहता एक बड़े जो है वो प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, तो पादप रोग विज्ञान से इनका संबंध है, केसी मेहता का। पी महेश्वरी का संबंध जो है वो एम्ब्रियोलॉजी से है, और एम एस स्वामीनाथन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से है। और भारत में इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर जो है वो एम एस स्वामीनाथन को ही बोला जाता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? बीरबल साहनी पेलियो बॉटनी 3, केसी मेहता पादप रोग विज्ञान 4, पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान 2, और एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है 2017 में, ठीक है। और ये जो कृषि समृद्धि आयोग है, इस कृषक समृद्धि आयोग है, इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि 2022 तक जो किसान हैं उनकी 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करना जो है इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न यह है कि शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वो जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए वो विशेष तौर से वो जाना जाता है। कौन? शेरशाह सूरी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। अगर ऐसा हो
ठीक। तो हुमायूं जैसे शासक को वो कैसे हरा था, और बार बार उसने हरा है शेरशाह सूरी ने। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो केवल एक होगा। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने किया था? तो इसका भी निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने किया था। और शेरशाह सूरी जो है दिल्ली में बनी जो दिल्ली के पुराने किले के भीतर जो बनी मस्जिद है किला ए कुन्हा, जानते हैं कब इसका निर्माण कराया था? जब उसने जब उसने हुमायूं को हराया था। ठीक है। तो अपने अपने लिए उसने जो है वो दिल्ली के पुराने किले के भीतर उसने एक मस्जिद बनाई थी किला ए कुना। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसान क्रेडिट कार्ड योजना मतलब किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो देखिए यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक है वो 1975 में होता है। ठीक है। तो ये कब हो गया? ये हो गया, इधर लिखते हैं। ठीक है। ये हो गया 1975। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो है 1998 की। और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है ये 1992-93 का है। ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में होती है। अब इस क्रम में हम लोग जो है वो इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले 4 हो गया। ठीक। 4 के बाद 1 उसके बाद 3, 413 एंड 2, 41। ओके। 1975 नाबार्ड 1 एंड स्वयं सहायता समूह का किसान क्रेडिट कार्ड 1998 3 4 1। ओके ओके सॉरी, ये 4 1 2 2 और ये 3। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन था? ये स्वयं सहायता समूह का ये। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ए। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? ठीक है। तो देखिए ये जो न्यूज़ थी 2021 में ये काफ़ी हाईलाइट थी। ठीक है। और ये जो एक्ट है 2001 का है। 2021 में ये जो न्यूज़ इसलिए हाईलाइट थी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अधिनियम जो है वो काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि जो पेप्सिको कंपनी है गुजरात के किसानों पर 1 करोड़ रुपए का उसने जो है जुर्माना ठोका था। ठीक है। पेप्सिको वही कंपनी है जो लेज बनाती है। ठीक। क्या बनाती है? लेज। और ये जो है लेज, और ये जो लेज बनता है वो विशेष तौर के जो आलू हैं, ठीक, उनसे बनता है। और ये जो आलू जो है वो गुजरात के किसान इनकी खेती करते हैं। और गुजरात के जो किसान हैं उनके ऊपर जो है पेप्सिको इंडिया ने जो है क्या कहा था, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया था। तब ये जो है काफ़ी विवाद में आया था। तब जो है अमेंडमेंट करके सरकार ने क्या किया था कि जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट है उसमें संशोधन किया। उसके तहत गुजरात के किसानों की जो है वो जीत होती है। और इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट है, इसके तहत जो भी बीज की जो वैरायटी है, फसलों की जो वैरायटी है उनके लिए, और ख़ास तौर से किसानों के जो है हित के लिए ये जो है वो अधिनियम को लाया गया। तो ये जो अधिनियम है वो 2001 का है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। और इसकी जो है स्थापना भी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो 4 अप्रैल 1992 को होती है। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित
के घनत्व मापन में होता है। ठीक है, तो धुआं के घनत्व का पता करने के लिए जो है हम रिंगेलमैन स्केल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो रिंगेलमैन है वो फ्रांस के कृषि अभियांत्रिकी ये कहा जाए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ठीक, उन्होंने जो है एक युक्ति जो है वो निकाली थी और उसको बोलते हैं रिंगेलमैन स्केल। तो धुएं की जो डेंसिटी है उसको पता करने के लिए इस स्केल का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न ये है कि एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। ठीक है, प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका और शीर्षक। आपको बताना है कि किताब में जो है पहले क्या आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है, फिर उसके बाद में क्या आता है। ठीक है, तो कोई भी किताब जो है वो शीर्षक से ही स्टार्ट होगी। ठीक, टाइटल पहला, टाइटल के बाद क्या आएगा, टाइटल के बाद आएगा विषय सूची, तो पाँच, पाँच के बाद दो कंटेंट्स, फिर इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना और फिर चैप्टर्स 3 और अनुक्रमणिका 4। तो 52134, 52134। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। आपको बताना है कि कौन सी जो शेड्यूल ट्राइब है वो बनारस में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो चेरो भी पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है, खरवार भी पाई जाती है। जो नहीं पाई जाती वो सहरिया नहीं पाई जाती। तो प्रश्न के अनुसार जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, सहरिया हो जाएगा। एक्चुअल में जो सहरिया ट्राइब है वो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, जो उत्तरी मध्य प्रदेश है उस क्षेत्र में पाई जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सहरिया ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और बनारस के ज़िले में पाई जाने जो कुछ अन्य जो जनजातियां हैं उसमें जो है चेरो, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक और पथरी हैं। इनको भी याद रखिएगा। कौन से, चेरो, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक और पथरी। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस में है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 108। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है ज्वाइंट सेशन जो है बुलाने का अधिकार है और यह अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा कि लोकसभा स्पीकर वह किस अनुच्छेद के तहत वह ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। यह जो है प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए प्रश्न है। और एक चीज़ और याद रखिए, जो ज्वाइंट सेशन का प्रोविज़न है केवल जो है वो साधारण बिल के लिए होता है। ठीक है, साधारण बिल के लिए जो है वो हम ज्वाइंट सेशन का प्रोविज़न देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या मनी बिल के लिए जो है ज्वाइंट सेशन का प्रोविज़न नहीं है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। तो हमने प्रश्न क्या आपसे पूछा है कि लोकसभा स्पीकर जो है किस अनुच्छेद के तहत उनको यह शक्ति दी गई है कि वह जो है ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे। तो यह जो था प्रैक्टिस सेट 2 था। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।